हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में कुछ टॉपिक्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सहायक संधि और सब्सिडरी अलायंस। तो जो सहायक संधि है और सब्सिडरी अलायंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, दरअसल सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि का जनक, फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस कह सकते हैं, लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। द फादर, अगर हम बात करें फादर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, तो हम लॉर्ड वेलेजली यानी लॉर्ड वेलेजली को हम कहेंगे, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली कहेंगे। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा भी और जो लोग थे उन्होंने भी पहले किया था, जिनमें से फ्रांसीसी मार्किस डुप्ले, सबसे पहले मार्किस डुप्लेक्स नाम के फ्रांसीसी ने, मार्किस डुप्लेक्स फ्रांसीसी ने सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किया था। सहायक संधि का प्रयोग करने वाला सबसे पहले व्यक्ति जो थे मार्किस डुप्लेक्स, यानी डुप्ले जिसको कहते हैं, फ्रांसीसी थे। लेकिन अगर एक बड़े स्तर पर अगर सहायक संधि का प्रयोग में लाया गया है तो वो सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया। इसी वजह से हम फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस और सहायक संधि का हम जनक इनको बोलते हैं। इस संधि का व्यापक प्रयोग लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया, इसलिए लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। जिस समय लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर बनते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत 1798 में भारत का गवर्नर जो है, भारत का गवर्नर जो है लॉर्ड वेलेजली बने। ठीक है, तो उस समय अंग्रेजी कंपनी की भारत में स्थिति कुछ खास मजबूत नहीं थी, मजबूत थी पर इतनी मजबूत नहीं थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने, फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने तथा एक शक्तिशाली सेना बनाने हेतु एक योजना तैयार की, जिसे आज इतिहास में सहायक संधि के नाम से जानते हैं। उनका क्या कि अधिक से अधिक प्रांतों में उनका अधिकार हो, फ्रांसीसियों भी कब्जा करना, फ्रांसीसियों को भी कंट्रोल करना, क्योंकि वो भी बहुत खुदा रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना विस्तार कर रहे हैं, उनको भी रोकना था। और अपना एक शक्तिशाली सेना बनाना है। अब शक्तिशाली सेना बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो हम देखेंगे इसमें कि उन्होंने कैसे सहायक संधि का प्रयोग करके ना सिर्फ फ्रांसीसियों से, जो प्रांतीय शक्ति थे उनसे, बल्कि एक बहुत विशाल सेना उन्होंने बना ली। तो
यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी, यानी फ्रेंडशिप वाली संधि थी, जिसका प्रयोग 1798 से लेकर के 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। कि उन्होंने सहायक संधि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। इस संधि के प्रयोग से भारत और अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई। लॉर्ड वेलेस्ली संधि का आविष्कारक नहीं थे, जैसा कि हमने बताया, इनका आविष्कारक फ्रांसीसी डुप्ले थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस संधि का प्रयोग किए वो है लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि के जो, जैसा कि हम जानते हैं कि सहायक संधि जो है, सहायक संधि ये ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी एवं किसके बीच में होता है, जो यहाँ प्रांतीय यहाँ की जो लोकल राजा थे उनके बीच में, प्रांतीय, जिसको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, प्रांतीय शक्तियां वो कह सकते हैं, इनके बीच में होता था। ठीक है। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य सबसे पहले जो उन्होंने इस सहायक संधि को अपनाया उनमें से थे हैदराबाद 1798। भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का निजाम। सेकेंड अगर बात करें दूसरी, मैसूर 1799। तीसरा जो था तंजौर 1799। अवध कब का है, 1801 में। पेशवा 1802। बराड़ के भोसले 1803। और इनमें से एक और है सिंधिया ग्वालियर, ये 1804। ये संधि जो है इनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ये यहाँ के निजाम, हैदराबाद के निजाम और यहाँ के जो भी राजा थे उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। इन संधियों के बीच, इन संधि को 2 चरणों में विभाजित किया गया। संधि के 2 चरण हैं। संधि के 2 चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण होगा और इसका द्वितीय चरण होगा। द्वितीय चरण, तो प्रथम चरण में क्या है, अंग्रेजों ने आर्थिक लाभ तथा अन्य शर्तों के साथ मित्र शासकों को अपनी सेनाएं उधार दी। जो इनके मित्र सेना थे, मित्र शासक जो इनके साथ पहले से थे, उनको इन्होंने क्या दी, सेना दी उधार में। ठीक है। किस लिए? इनकी अपनी खुद की आर्थिक लाभ था, आर्थिक लाभ के लिए। तो ये चीजें थी। और दूसरा चरण में क्या कर रहे हैं यहाँ पे अंग्रेज, जब देसी राज धन देने में असमर्थ होने लगे, देसी जो राज्य थे धन देने में क्या कर रहे हैं, धन देने में असमर्थ है। असमर्थ है तो क्या कर रहे हैं, तब सेना के व्यय के बदले में जो सेना पे खर्च किया गया, सेना के खर्च के बदले
खर्च के लिए उन्होंने क्या किया, प्रदेश लेना प्रारंभ कर दिया, यानी वहां को प्रदेश भी लेना शुरू कर दिया। तो ये चीज था। पहला क्या किया, जिस अपने संधि में अपने दोस्त बनाए, ठीक है, जो देसी राज्य है उनके साथ दोस्ती की, चलो भैया हम आपको सेना दे रहे हैं। अब क्या हुआ, सेना के अगर धन ये नहीं दे पा रहे, देसी राज्य इतने कमजोर हो गए कि सेना का बहुत ज्यादा खर्चा है तो उसमें नहीं दे रहे, असमर्थ हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि भैया खर्चे के बदले अपना कुछ थोड़ा सा हमें प्रदेश ही दे दो। तो ये थे संधि के 2 चरण। इसमें हम देखेंगे सहायक संधि की विशेषताएं क्या थी। जो सहायक संधि है, विशेषताएं की विशेषताएं, सहायक संधि की विशेषताएं की बात करें, भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। देखिए इन्होंने कहा कि इनका जो देसी राजा है, देसी राजा यानी भारतीय राजा और देसी राजा, ये जो इनके जो विदेशी संबंध होंगे वो कंपनी का अधीन होगा, यानी कंपनी की इजाजत के बिना आप विदेशी संबंध आप नहीं बना सकते, ठीक है। विदेशी अगर संबंध करना है, किसी के साथ अच्छे ट्रेड करना, कुछ भी करना हो, तो वो आपको कंपनी से पूछ के ही करना पड़ेगा। वे कोई युद्ध नहीं करेंगे, ये जो है ये कोई युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध यहाँ पे नहीं करेंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। यानी इस राज्य को अगर विचार विमर्श करना है तो बीच में कौन करेगा, कंपनी करेगा। इस राज्य का कोई राजा या मंत्री कोई इस राज्य के मंत्री से नहीं करेगा, ये दूसरे राज्य से बातें करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए कंपनी ही करेगी सारे काम। बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगी जिसका कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथों में होगी, जबकि सेना का खर्च राज्य को उठाना होगा। दूसरा पॉइंट की बात करें तो यहाँ जो भारतीय राज्य है, ये भारतीय राज्य इसमें जो सेना होगी उसका जो कमान होगा, यानी इसका कंट्रोल जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा, ईस्ट इंडिया के पास होगा, लेकिन खर्च भारतीय राज्य करेंगे, जिस राज्य में है वो भारतीय राज्य करेगा। तो ये दूसरा संधि की विशेषताएं था। अगर हम तीसरी बात करें, राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा, यानी अपनी जो राजधानी बनाएंगे, जहाँ पे राजधानी जो भी राज्य की राजधानी होगी वहां पे अंग्रेजी रेजिडेंट अनिवार्य होगा। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। इसी तरीके से हम आगे की बात करें तो देखो, राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेना में नहीं रखेंगे, यानी किसी राज्य को अगर यहाँ भर्ती करवाने हैं किसी यूरोपियन को, तो कंपनी से ही आप इजाजत लेंगे, तभी आप सेवा ले सकेंगे, सेवा में रख सकेंगे। कंपनी राज्य के अन्य शत्रुओं को रक्षा करेगी। अब क्या है कि ये राज्य है, ये कोई राज्य है और इसकी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इसका मित्रता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ये है कोई राज्य, इस राज्य से खतरा है, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इसको प्रोटेक्शन देगी, यानी बाहर के राज्यों से रक्षा करेगी। कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी किसी राज्य का इंटरनल मामला, इंटरनल कोई बात है तो उसमें कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये था आपके सहायक संधि की विशेषताएं। पहला क्या था कि भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध के अधीन, क्या क्या विदेशी संबंध जो होंगे वो कंपनी का अधीन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होगा, वो कोई युद्ध नहीं करेंगे और राज्यों से विचार विमर्श भी नहीं कर सकते। दूसरा क्या कहते, बड़े राज्य अंग्रेजी सेना रखेंगे, लेकिन सेना का जो कमान होगा वो
जो कंपनी के पास होगा, अंग्रेज अधिकारियों के पास होगा, लेकिन जो खर्च होगा सेना पे वो राज्य करेगी। तीसरा था कि राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट बनाना रखना बहुत जरूरी हो गया था, अनिवार्य हो गया था। राज्य कंपनी की अनुमति बिना किसी भी यूरोपीय को अपने सेवा में नहीं रख सकेंगे। कंपनी राज्य की इन शत्रुओं से रक्षा करेगी। कंपनी के आंतरिक मामले में कंपनी राज्य के आंतरिक मामले में कंपनी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब इसके विशेषताएं के बाद जो प्रभाव पड़ेंगे, सहायक संधि के प्रभाव और परिणाम की बात करें तो इस संधि में, संधि यानी सहायक संधि की बात करेंगे हम हमेशा, सहायक संधि और सब्सिडरी अलायंस की बात करेंगे। इसके जो प्रभाव और इसके परिणाम, तो ये क्या हो सकते हैं? तो ये देखो, इस संधि द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ हुआ। अंग्रेजों को क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, बहुत लाभ हुआ, ठीक है, अत्यधिक लाभ। किंतु भारतीय रियासत जो है, भारतीय राज्य जो है, भारतीय रियासत इनको क्या हो रहा है? ये काफी ज्यादा हानि उठानी पड़ रही है, तो उन पर व्यवस्था दुर्गामी परिणाम हुए, ठीक है, बहुत हानि हुआ, बहुत ज्यादा हानि हो रही, ठीक है, इनको तो लाभ ही लाभ हो रहा है। उनकी स्वतंत्रता समाप्त होगी तथा वे अंग्रेजों के दया पर आश्रित हो गए। इनकी जो स्वतंत्रता, खुद की ये स्वतंत्र थे, स्वतंत्रता जो है इनकी क्या होगी? समाप्त होगी। और ये क्या है? ये डिपेंड होंगे, ठीक है, ये डेंट है किस पे? ये डिपेंडेंट हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इनके प्रभाव थे। अधिक आर्थिक बोझ वहन करना पड़ा इनको, बहुत ज्यादा बोझ पड़े, क्योंकि ये सेना तो रख रहे थे अपने मनमानी तरीके से, उनका खर्च किनको उठाना था? वो इन राज्यों को, जो भारतीय राज्य थे, भारतीय रियासत थे, उनको उनका खर्च उठाना पड़ा था। सहायक संधि से जो लाभ हुए हैं अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ इन सहायक संधियों, सहायक संधि जितने जो जिन देशों के साथ इन्होंने किया है, उनमें इन्होंने बहुत ज्यादा इनको अंग्रेजों को फायदा हुआ है। तो सहायक संधि से अंग्रेजों को लाभ, पहला क्या है? कंपनी का विस्तार, कंपनी के विस्तार की बात करें तो क्या है? अंग्रेजों को इस संधि से सेना के बदले विशाल धनराशि और प्रदेश प्राप्त हुए, क्योंकि उनका क्या फंडा था कि बड़े राज्य जो हैं सेना रखेंगे। अब सेना रखेंगे तो सेना का खर्च तो राज्य को देने हैं। राज्य अगर नहीं कर पाते हैं, उसका खर्चा नहीं दे पाती है, वहन नहीं कर पाती है, तो वो उनके प्रदेश ले लेंगे। तो कंपनी का तो विस्तार हो गया, क्योंकि वहां पे क्या हुआ? प्रदेश प्राप्त हो गए, और सेना के खर्चे के लिए उनको पैसे मिले, तो विशाल धनराशि भी प्राप्त हुए हैं और प्रदेश भी प्राप्त हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। उनकी शक्ति में भी असाधारण वृद्धि हुई है। दूसरा पॉइंट की बात करें, विशाल सेना की प्राप्ति, विशाल सेना की प्राप्ति। इस संधि से अंग्रेजों ने एक विशाल सेना बना ली, जिसका आर्थिक बोझ तो भारतीय राज्यों पर था, परंतु नियंत्रण और कंट्रोल जो कर रहे थे अंग्रेजों के पास था। तो विशाल सेना भी इनके पास आ गई, खर्चा कोई और कर रहा है, और बाकी ट्रेनिंग, कंट्रोल, जो भी चीजें करनी है वो अंग्रेजों के पास था। तो इनके पास विशाल सेना का भी प्राप्ति हुई, यानी विशाल सेना इन्होंने बना ली है। जो इनका एक मोटो था कि हमें क्या करना है? कंपनी विस्तार करना है, सेना बनाना है हमें। तीसरा था भारतीय शासकों पर नियंत्रण, ये भी था इनका एक मोटो, उद्देश्य था भारतीय शासकों पर नियंत्रण। भारतीय शासकों पर नियंत्रण की बात करें तो क्या है? इस संधि से सहमति भरते ही देशी राज पूरी तरह से क्या हो जाते थे? अंग्रेज के नियंत्रण में आ जाते थे। वे ना तो किसी प्रकार का संगठन बना सकते थे, और ना ही किसी निर्णय को स्वयं
स्वयं स्वतंत्र रूप से ले सकते थे। तो इसी वजह से क्या हो गया, भारतीय शासक जो है वो इनके अधीन आ गए और इन पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो इस तरह भारतीय शासकों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो गया। फ्रांसीसी, जैसा कि इनका मोटो में था कि फ्रांसीसी का जो विस्तार है उसको भी रोकना था, तो फ्रांसीसी जो प्रभाव था, प्रभाव का अंत, ये भी फ्रांसीसी भी, फ्रेंच भी जो थे यूरोपियन कंपनी थे, लेकिन अंग्रेजों का एक मोटो था कि हमें फ्रांसीसियों को किसी तरीके से समाप्त करना है, यहाँ से भगाना है। तो सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य किसी अन्य विदेशी व्यक्ति या कंपनी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रख सकते थे। इसी कारण धीरे धीरे भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव कम होता चला गया। तो संधि का जो विशेषता था इस प्रकार बनाया गया था कि जो जो मोटो था अंग्रेजों को वो सारे उनको प्राप्त होते गए। अब जो एक और पॉइंट है इसमें से, इनमें से है अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार की बात करें। अंग्रेज जैसे कंपनी का विस्तार और अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार बात एक ही, अंग्रेजी साम्राज्य राज्य का विस्तार। इस संधि के अंतर्गत एक अंग्रेजी रेजिडेंट को देशी राज्य की राजधानी में रखना अनिवार्य था। इस अंग्रेजी रेजिडेंट की उपस्थिति में अंग्रेजों की पहुंच अब राज्यों के आंतरिक तथा घरेलू मामलों तक हो गई थी। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने कई राज्यों को कुप्रबंधन, उत्तराधिकार के झगड़ों आदि के आधार पर अपने साम्राज्य में विलय करना शुरू कर दिया और ये जो अंग्रेजी साम्राज्य का जो है विस्तार हुआ। तो ये कुछ पॉइंट है जो सहायक संधि से अंग्रेजों को लाभ हुआ था, कंपनी का विस्तार हुआ था, विशाल सेना की प्राप्ति हुई थी, भारतीय शासकों पर नियंत्रण हो गया था, फ्रांसीसी प्रभाव का अंत हो चुका था और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार व्यापक रूप से हुआ था। इसके बाद हम बात करें, अगर सहायक संधि से भारतीय राज्यों की हुई हानि की बात करें, हानियां जो हुई है इनको, भारतीय राज्यों को हानियां, भारतीय राज्य और देसी विरासत की बात करें इनकी, तो आर्थिक बोझ बढ़ गया। पहला क्या है कि आर्थिक बोझ बढ़ गया, सबसे आर्थिक बोझ कैसे बढ़ा, सहायक संधि में क्या है, काफी धन उनको देना पड़ता था, किनको, अंग्रेजों को, जिस कारण राज्यों के अतिरिक्त आर्थिक बोझ को वहन करना पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप राज्यों के पास विकास के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता था। दूसरा था शासकों का कुप्रभाव, शासकों का कुप्रभाव। इस संधि के बाद से देशी शासकों का काम लगभग नगण्य हो गया, कुछ भी न बचा। साथ ही विद्रोह और बाहरी आक्रमणों से भी मुक्ति मिल चुकी थी। परिणाम स्वरूप शासक अब अधिक आलसी और विलासी हो गए। उन्होंने राज प्रबंधन में रुचि लेना बंद कर दिया था, जिसका फायदा अंग्रेजों ने खूब उठाया और वो अपने विस्तार में कामयाब रहे। फिर जनता का इनका जो जनता पर भी क्या है, कुप्रभाव पड़ा इनका, कुप्रभाव। इस संधि के उपरांत शासक ने अपने सम्मान और अधिकार खो दिया था। जनता का विश्वास भी अब अपने शासक से उठ गया था तथा वे करों के नीचे दबते चली गई। परिणाम स्वरूप जब अंग्रेजों ने राज को अपना शुरू किया तब जनता ने शासक का कोई सहयोग नहीं किया। तो ये सारे चीजें थी जो भारतीय राज्यों को हानि हुई थी। आर्थिक बोझ बढ़ गया था, शासकों का कुप्रभाव और जनता पर कुप्रभाव। शासकों का कुप्रभाव हो गया था कि उनको तो कोई चीज मामले में इंटरफेयर ही नहीं करना था, तो आलसी विलासी हो गए थे। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। जनता पर भी कुप्रभाव पड़ा क्योंकि विश्वास खो चुके थे, उनका कोई डिसीजन नहीं था लेना, सारा काम, सारा डिसीजन, सारे चीज जो भी करने थे वो अंग्रेजों को करने थे। तो ये सारी चीजें हम सहायक संधि जो है इसके बारे में हमने पढ़ा। तो देखा कि अपने की जो इनका जनक बोला जाता हूँ, लॉर्ड वेलेस्ली को बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले ये सहायक संधि का जो प्रयोग किया था वो फ्रांसीसी डुप्ले थे और इन्होंने किस तरीके से और इनका क्या प्रभाव पड़ा ये हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।